हेलो बच्चों, वेलकम टू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। आज से हम अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन की जर्नी को शुरू करने वाले हैं। जैसे हम अध्याय 1 और अध्याय 2 को बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म किया, शुरू से लेकर अंत तक हम बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए जो हमारे परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सेम उसी रणनीति के तहत हम इस अध्याय 3 को भी शुरू करेंगे और जीरो से लेकर हीरो तक का सफर इस अध्याय में हम करने वाले हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन अगर मैं बोलूं, आपके कक्षा 11वीं में अगर टॉप 3 जबरदस्त इंटरेस्टिंग फेवरेट अध्याय जो अगर होगा तो ये पहले नंबर पे होगा। इतना जबरदस्त ये अध्याय है और जबरदस्त होने के साथ साथ थोड़ा सा ये कठिन भी है। आपका दिमाग को थोड़ा सा ये चलाने पे मजबूर कर देगा, ऐसा यह प्रश्नावली है। तो इस प्रश्नावली को चालू करते हैं। आज से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और ये त्रिकोणमितीय फलन आपके 12वीं कक्षा 12वीं में भी यूज होने वाला है। तो कक्षा 11वीं में हम त्रिकोणमिति को इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ लेंगे कि इसका फायदा हमको आगे की कक्षा 12वीं में भी हो। तो ठीक है, अपने कक्षा को आज हम चालू करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। त्रिकोणमिति को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री और फलन को हम बोलते हैं फंक्शन। हम इस पूरे अध्याय में कहीं कहीं पे त्रिकोणमिति बोलेंगे, कहीं कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री। मुख्यतः हम ट्रिग्नोमेट्री शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो आप त्रिकोणमिति फलन का नाम इंग्लिश में भी याद करिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चालू करने से पहले ये फलन अर्थात फंक्शन क्या होता है एक बार आपको बताता हूं। और ये संबंध एवं फलन में हम ये फलन को अच्छी तरीके से जान चुके हैं, जस्ट उसका एक रिवाइज करते हैं। देखो, त्रिकोणमितीय फलन में, त्रिकोणमितीय फलन है हमारे अध्याय का नाम। तो त्रिकोणमितीय फलन में फलन से क्या तात्पर्य है वो मैं आपको बता रहा हूं और ये मैं अध्याय 2 में अच्छे से बताया भी हूं। तो चले ठीक है, ये हम देखते हैं कि क्या है भाई फलन से तात्पर्य क्या है। मैं आपको वो पहले बताता हूं, फलन से तात्पर्य क्या है। देखो क्या लिखा हूं, परिभाषा याद नहीं करना, समझना है। ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको। जैसे कि मैं बोला, यहां पे लिखा है 1, ये 2, ये 3। यहां पे मैं कुछ लिख देता हूं A B C। अगर A का संबंध A से है, 1 का संबंध A से है, 2 का संबंध B से है, 3 का संबंध C से है, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसको फलन बोलूंगा। क्योंकि ये जो है इसे मैं पूरा मान लेता हूं, चलिए x, ये मैं x माना और इसे मैं मान लिया y। सर फलन क्यों बोलेंगे? एक और एग्जांपल थोड़ा लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं। ये मैंने लिया, ये ऐसे। अगर मैं यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, चलो 1 2 3, यहां पे मैंने लिख दिया A B C, ऐसे लेते हैं। पर यहां पे 1 का संबंध A से है और 1 का संबंध B से भी है, 2 का संबंध 3 से C से है, 2 का संबंध C से है, यहां पे D भी लिख देता हूं, और 3 का संबंध D से है। अगर ऐसा आया तो मैं इसको फलन नहीं बोलूंगा। सर कहना क्या चाहते हो आप? इसको x कर दो, इसको y। सर बताओ ना सर, आप कहना क्या चाहते हो? मैं बोला इसको फलन बोलूंगा, इसको नहीं, क्योंकि मैं संबंध एवं फलन में बता चुका हूं। यह परिभाषा देखो फलन का, प्रथम घटक का प्रतिबिंब यूनिक होना चाहिए या अद्वितीय होना चाहिए। इसका मतलब देखो क्या है, ये x मेरा प्रथम घटक है, यहां पे भी x मेरा प्रथम घटक है। इस प्रथम घटक का ये जो तीर यहां पे गया a में, ये a मेरा प्रतिबिंब है 1 का, यहां पे b प्रतिबिंब है 2 का, c प्रतिबिंब है 3 का। अगर प्रथम घटक का केवल और केवल यूनिक या अद्वितीय प्रतिबिंब होगा वो मेरा फलन होगा। सर सीधे भाषा में बोलो ना सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधे भाषा में बोलूं, अगर प्रथम घटक से एक ही तीर निकल रहा होगा, ये देखो एक ही तीर निकल रहा है, इस 2 से एक ही तीर निकल रहा है और इस 3 से एक ही तीर निकल रहा है। जब प्रथम घटक से एक संख्या से एक ही तीर निकलेगा तो उसको मैं फलन बोलूंगा। और गणित के शब्द में उसी को बोलते हैं यूनिक या
अद्वितीय। यहां पे देखो, मैंने बोला इस प्रथम घटक से एक ही तीर निकलना चाहिए, एक संख्या से एक ही तीर निकलना चाहिए। यहां पे एक से दो दो तीर निकला है, देखो ध्यान से। आसान शब्दों में बोलूं, क्योंकि प्रथम घटक संख्या एक से दो दो तीर निकला है, इसका मतलब यह फलन नहीं है। और गणित के भाषा में बोलूं, क्योंकि प्रथम घटक का प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है। अगर सिर्फ एक ही निकला है तो मैं बोलूंगा अद्वितीय है, अद्वितीय है। ये देखो, अद्वितीय। अद्वितीय किस केस में बोलूंगा? जब एक ही तीर निकले एक ही संख्या से प्रथम घटक के, उसको मैं बोलूंगा अद्वितीय है। यहां पे अद्वितीय नहीं है, क्योंकि दो दो तीर निकल रहा है। तो समझ में आया इसको मैं फलन क्यों बोला, इसको फलन क्यों नहीं बोला? यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। संबंध और फलन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूं। अब मैं घुसता हूं अपने त्रिकोणमितीय फलन के अंदर। अभी तक तो मैं फलन की बात किया, मैं यहाँ पे पूरा फलन की बात किया मैं थोड़ा सा, क्या होता है प्रथम घटक, अद्वितीय, यूनिक। हाँ, चलो अब मैं परिचय की बात कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री। देखो, कक्षा 9वीं में हम ज्यामिति पढ़ते हैं, कक्षा 10वीं में त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, कक्षा 11वीं में त्रिकोणमिति फलन, और कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो देखो, हमने पहले ज्यामिति पढ़ते हैं, फिर त्रिकोणमिति, फिर त्रिकोणमिति फलन। क्या जरूरत था सर, क्या जरूरत था ज्यामिति से त्रिकोणमिति आने का, फिर त्रिकोणमिति फलन, फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन? देखो ध्यान से देखो, सब समझाता हूं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं ना, त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक शब्द है, जैसे कि इंडियन शब्द होता है, पाकिस्तानी शब्द होता है, भाई अमेरिकन शब्द होता है, वैसे ग्रीक शब्द है। तो ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्रिग्रॉन तथा मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मापन, मेट्रॉन का मतलब होता है, ये देखो, ये मापन। मापन किसका मापन, बोलो किसका मापन, यह भी बताते हैं। मेट्रॉन का मतलब होता है मापन, ट्रिग्रॉन का मतलब होता है त्रिभुज। ये त्रिभुज, तो हम तो मापन कर रहे हैं ना, तो त्रिभुज में किसका मापन? त्रिभुज में भुजाओं और कोणों का मापन मेरा कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का मापन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब हम कक्षा 9वीं तक थे, जब मैं ज्यामिति पढ़ रहा था, जब ज्यामिति पढ़ रहे थे हम, तो देखो, मैं एक समबाहु त्रिभुज लिया, मैंने बोला इसकी लंबाई, ये मेरा आधार होता है, ये मेरा आधार कहलाता है, ठीक है। जहां से मैं कोण बना रहा हूं, कोण को मुख्यतः थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोण के सामने वाला मेरा लंब कहलाता है, ठीक है, जिसको मैं L से प्रदर्शित करता हूं, ये आधार, ठीक है। इस 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण है, भुजा है, वो कर्ण कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है, आपको मालूम। ये हम ज्यामिति में पढ़े हैं, तो मैं यहां से क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो आधार है, ये A फॉर आधार है 10 सेंटीमीटर है, आधार 10 सेंटीमीटर, और लंब जो है, लंब मान लीजिए ये है मेरा 5 सेंटीमीटर, मान लो 5 सेंटीमीटर। तो मैं पूछूं कर्ण क्या होगा, तो यहां पे हम कक्षा 9वीं जब पढ़ते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर या कर्ण की घात 2, अब कर्ण का स्क्वायर बोलो यार, हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, कर्ण का घात 2 नहीं बोलना, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है।
अब मेरे को कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण अब मैं के से कर रहा हूं, कर्ण को के से, लंब को एल से, आधार को ए से। यहां पे मैं लिखा तो देखो ये हुआ कर्ण का स्क्वायर, ये हुआ लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर। अभी मेरे को कर्ण का मान निकालना है, तो देखो कर्ण का मान निकालना है। ये लंब क्या है, लंब 10 है, 10 की घात 2 10 स्क्वायर प्लस आधार कितना है, अच्छा लंब मेरा 10 नहीं है ना, लंब 10 नहीं है, लंब है 5 सेंटीमीटर, तो 5 की घात 2 धन आधार कितना है 10, 10 की घात 2। चलिए तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 25, 10 की घात 2 100, कितना हुआ 125, 125 हुआ किसका मान, कर्ण स्क्वायर का मान हुआ 125। तो मेरे को कर्ण स्क्वायर नहीं भाई, कर्ण का मान चाहिए। तो कर्ण का मान कैसे मिलेगा, अगर मैं घात को उस तरफ पक्षांतर करता हूं तो मेरे को वर्गमूल मिलता है √125। ये किसका मान हुआ बच्चों, बता दो मेरे को। सर ये जो हुआ कर्ण का मान हुआ, कर्ण का मान हुआ। अच्छा ये तो कर्ण का मान हुआ, तो यहां पे मैं कर्ण का मान लिख देता हूं √125। ये लो, ये अभी तक की स्टोरी में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो बताऊं देखो, अगर आपको ना दो चीज पता है, कोई भी दो चीज पता है, तो आप तीसरी भुजाओं का ना मान निकाल लोगे। लेकिन अगर क्या हो, अगर मैं आपको ऐसे दे दिया, चलो ये ठीक है, अब मैंने आपको दिया, मैं बोला ये 30 डिग्री है और ये आधार है 10 सेंटीमीटर, तो मेरे को कर्ण का मान बताओ, कर्ण का मान बताओ। अब कैसे करोगे, पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाओगे तो आपको कर्ण का मान तो निकालना है, लंब का मान नहीं दिया है, सिर्फ आधार का मान दिया है। तो आपको कर्ण नहीं पता, लंब नहीं पता, सिर्फ आधार पता है, तो कैसे कर्ण का मान निकालोगे पाइथागोरस से। आपको कर्ण का मान निकालना है, लंब क्या है वो आपको मालूम ही नहीं, तो कैसे निकालोगे। तब यहां पे मैं त्रिकोणमिति की बात करूंगा। तो जो त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का मापन। तो यहां पे भुजा निकालने का कंसेप्ट तो देख लिए, लेकिन अभी मैं ना कोण को भी लाऊंगा इस त्रिकोणमिति में। अगर मैं साफ भाषा में बोलूं तो त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध बताती है। अगर मैं इसमें बोलूं कर्ण का मान क्या होगा, अभी मैं बता रहा हूं, आगे चल के कैसा हुआ वो मैं बताऊंगा। कर्ण का मान देखो, मेरे को लंब नहीं मालूम, कर्ण का मैं मान बता रहा हूं, सिर्फ आधार मालूम है थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, मैं बता रहा हूं ना, ये आगे चल के पढ़ेंगे। यहां पे देखो कैसे करना है, यहां पे अगर मैं कॉस लेता हूं, ठीक है, कॉस, अभी ये कैसे आ रहा है आगे चल के मैं बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है। ये देखो यहां पे देखो, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। कॉस 30 होता है √3/2, ये √3/2 और आधार है 10 और ये कर्ण, ये तो कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 10 × 2√3। ये देखो यहां से कर्ण आ गया, यहां से कर्ण का मान आ गया। अब सर कैसे कैसे आया, नहीं समझ में आया, इसलिए मैं बोला अभी 4-5 क्लास के बाद बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो देखो मेरे पास कोण है, कोण मालूम है और भुजा मालूम है, तो इन दोनों के मध्य में एक संबंध स्थापित किया, उससे मैं कर्ण का मान निकाल लिया। तो जब तक मैं ज्यामिति में था तो मैं भुजाओं पे बस पाइथागोरस तक सीमित था। जब मैं त्रिकोणमिति में आया तो कोण और भुजाओं के मध्य संबंध स्थापित करने लगा। तो हम निकालेंगे ऐसा, तो मस्त आप सबसे पहले क्या करो, परिचय लिखो, ये लिखो, एक पेज में पूरा ये लिखो आप। हाँ चलिए ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। अब कोण की बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक सिर्फ मैं फलन के बारे में बताया, ठीक है, आपको थोड़ा सा परिचय बताया कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का मापन।
यह त्रिकोणमिति क्या है, भुजा और कोण के बीच संबंध स्थापित करती है। ठीक है, देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम नहीं निकाल पाए यहाँ पे, तो कोण की मदद लेना पड़ा, आगे चल के देखेंगे कि कैसा हो रहा है ये। तो इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कोण, एंगल। ये एंगल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये एंगल क्या है। आपको मैं बताऊंगा रेखाखंड और किरण, इस तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आप इसको नहीं लिखोगे, आप कहां तक लिखो, पूरा आप यहां तक लिखो और हेडिंग डाल के रखो, आप कोण हेडिंग डाल के रखो। नेक्स्ट क्लास में मैं कोण की बात करूंगा, कोण से अपना मेन जो क्लास है वो चालू होगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ हेडिंग डाल के रखिए कोण और ब्रैकेट में एंगल। तो मिलता है बच्चों में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।